हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर स्टडी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा चैनल है, जो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके आगे बढ़ाएं। तो इस चैनल में हम फार्मेसी, मेडिकल फील्ड या फिर कुछ नॉलेजेबल टॉपिक्स पर बात हमेशा करते रहते हैं। तो इसी तरह से जो हम फार्माकोलॉजी की सीरीज चला रहे हैं उसी पर आज हम बात करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स आपको समझ नहीं आता, एडीएमई बार बार भूल जाते हो, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज आपको एडीएमई का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट समझ में आ जाएगा, ड्रग बॉडी में जाती कैसे है, काम कैसे करती है, निकलती कैसे है, आज सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। फर्स्ट ईयर का में ये टॉपिक सबसे कंफ्यूजिंग लगता है। जो आपके फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं डी फार्मा वाले और बी फार्मा के सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। एग्जाम में भी यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन अपन कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इस टॉपिक को कैसे पढ़ें। तो इस वन शॉट लेक्चर में आपको फार्माकोकाइनेटिक्स जीरो से कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का पैसिव डिफिजन देखेंगे। हम कवर करेंगे एडीएमई का कॉन्सेप्ट, इसके बाद में क्या कवर करना है, इसके बाद में हम कवर करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माको वर्ड जहां आता है बेटा, उसका मतलब होता है ड्रग। जहां भी फार्माकॉन वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ड्रग होता है। और काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी में ड्रग कैसे मूवमेंट करती है। तो ये काम किसका होगा, तो ये काम आपकी बॉडी का होगा। तो व्हाट डज द बॉडी टच टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारी बॉडी जो हम ड्रग लेते हैं उसके साथ में कैसा रिएक्ट करती है, इसको हमें समझना है। तो इसके लिए हमको चार कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ए डी एम ई। ए फॉर होता है एब्जॉर्प्शन, यानी हमारी ड्रग हम चाहे किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लें। मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। हमने किसी भी रूट से लिया तो ड्रग को हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजना है। अगर आईवीसी लेंगे तो डायरेक्ट ब्लड में भिजवा देंगे। अगर आपकी बॉडी में अपन ऑरल रूट से लेते हैं तो पूरा जीआईटी के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, यानी टारगेट है ड्रग को कहां पे पहुंचाना भैया, तो ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब आप कहोगे सर सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का नाम है ब्लड, यानी आपका रक्त, आपका खून, यानी आपकी दवा को आपके खून में पहुंचा दिया जाए ताकि वह आपकी बॉडी में जाकर के काम कर सके, उसको बोलते एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है ड्रग ब्लड में जाकर के बस में बैठ करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, टिश्यूज में पहुंच जाए, वहां पर एक्शन देने लगे। मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग क्या करती है, केमिकली मॉडिफाई हो जाती है, केमिकली इनएक्टिव हो जाती है, एक्टिव से इनएक्टिव हो जाती है। ये सारी चीजें, एक्सक्रीशन मतलब ड्रग बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ड्रग मैक्स एग्जिट, तो ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ड्रग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्स फॉर मेटाबॉलिज्म, ए फॉर एक्सक्रीशन। आज हम सब कुछ समझने वाले हैं और अपनी 2-3-4 वीडियो की ये सीरीज होगी जिसमें अपन फार्माकोकाइनेटिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर देखिए, क्योंकि तभी आपको सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स शरीर में जो ड्रग की कहानी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग हमारी बॉडी के साथ में भैया क्या करती है। सोचो जरा, एब्जॉर्प्शन मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पार होता है। मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, किसकी बनी होती है भैया, फास्फोलिपिड की बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग
का एब्जॉर्प्शन करवाना, ड्रग इन डोजेस फॉर्म में लेते हैं, रिलीज होती है, सॉल्यूशन, ड्रग इन सॉल्यूशन, उसके बाद में ड्रग कहाँ पर पहुंच जाता है, ड्रग आपकी ब्लड में पहुंच जाती है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन की ओर घूमती है और स्टोरेज टिश्यू में फ्री या बाउंड रूप से घूमती है। तो याद रखना, ए फॉर एब्जॉर्प्शन और शोषण, ड्रग का वितरण, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रेशन। एडमी रिमेंबर, याद रख सकते हो, ड्रग पूरी बॉडी में घूमती है। ड्रग शरीर में वीआईपी मेहमान की तरह आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में घूमता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में काम करता है, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म में बदलता है और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सारी प्रोसेस अपन को समझना है कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है ना। रिलीज, सॉल्यूशन, एब्जॉर्ब, फ्री ड्रग, ये सारी चीजें हमको जानना है। तो यानी अब आपको ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स समझ में आ गया होगा। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के अंदर कैसे आती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर कैसे एक्शन देती है, फिर कैसे एक्टिव से इनएक्टिव होती है और कैसे बॉडी से बाहर निकलती है। यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट करती है। एडीएमई समझते हैं, एब्जॉर्प्शन, मैंने बोला ड्रग ब्लड में एंटर करना, ड्रग बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में ट्रेवल करता है, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। याद रखना, ड्रग ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में ट्रेवल करता है। किसके थ्रू ट्रेवल करता है भैया, तो आपका आंसर होना चाहिए किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। कहां पर करता है भैया, तो आपका कहां पर करता है, तो आपका करता है ये ब्लड वेसल्स में। ड्रग लीवर में मॉडिफाइड, डिटॉक्सिफाई होता है, एक्टिव से इनएक्टिव होता है, उसके बाद जब बाहर निकलने की बारी होती है तो पूरी तरह से इनएक्टिव ड्रग बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये कहलाता है आपका एडीएमई। इमेजिन करो, ड्रग वीआईपी गेस्ट की शरीर में वीआईपी मेहमान की तरह आता है, गेट से एंट्री की तो एब्जॉर्प्शन, पूरे शहर में घूमा, एक वीआईपी गेस्ट है, मान लो ड्रग क्या है, वीआईपी गेस्ट है, वीआईपी गेस्ट की तरह उसने क्या की, गेट से एंट्री की यानी ब्लड में आ गया, पूरे शहर में यानी ब्लड वेसल में घूमा, होटल में उसने मेकओवर किया यानी मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर शहर छोड़ देता है, इसलिए याद रखो एडमी, यानी उसको उसने क्या कर दिया, शहर छोड़ दिया। अब अपन को देखना है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड की बनी एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है जिसमें फॉस्फोलिपिड यानी जो फैटी एसिड है उसकी दो लेयर होती हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की दो परतों से बनी होती है जो सेल को बाहर से अलग करती है, यानी सेल के अंदर का मटेरियल और सेल के बाहर के मटेरियल के बीच में एक जो लेयर बनी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल लेयर बोलते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आपको यहाँ पे दिख रही होगी इनसाइड द साइटोप्लाज्मा, ये देखिए सेल के अंदर, और ये मतलब इस तरह की रहती है, आपको फॉस्फोलिपिड के दिख रहे हैं पोलर और नॉन पोलर। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की, प्रोटीन की, और प्रोटीन दो प्रकार का, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। याद रखना किसकी बनी होती है, सी, प्यारी प्यारी, कौन, सी फॉर, याद रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसका जो टेल होता है सेल मेम्ब्रेन का या फॉस्फोलिपिड का, किसका होता है, हेड आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। आप कहेंगे सर हाइड्रोफिलिक नेचर क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब प्यार, यानी जो पानी से प्यार करे, जिसे पानी पसंद हो, जो पानी में घुल मिल जाए उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और जो पानी में ना घुले उसको क्या बोलते हैं भैया, तो उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है उसका जो टेल होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है आपका वाटर
नॉन लविंग यानी वाटर हेटिंग या लिपिड लविंग। और ये किसका बना होता है? हाइड्रोफिलिक यानी जो पानी में घुल जाए। याद रखना फॉस्फोलिपिड का किससे बना होता है? हेड पानी से दोस्ती करता है, टेल पानी से डरता है। टेल कहता है मुझे पानी पसंद नहीं है, पूंछ में पानी पड़ेगा तो मैं डर जाऊंगा, और हेड कहता है मुझे पानी पसंद है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन, अब देखो सेल के अंदर से अगर कोई मटेरियल सेल से बाहर, मतलब अपन को अगर कोई भी चीज क्या करना है, कोई भी एक्शन चाहिए तो क्या पहुंचाना है? ड्रग को सेल के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। अब सेल के अंदर पहुंचाने के लिए हमें मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हमें किसी घर में जाना है तो ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, इस मेम्ब्रेन को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम कैसे क्रॉस करते हैं ये रूल आज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? पैसिव डिफ्यूजन, यानी हम पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की थ्रू करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इंडोसाइटोसिस है। ऐसे 4 लोग होते हैं। कौन कौन से? पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इंडोसाइटोसिस। ये 4 माध्यम से हम ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। 4 तरीके हैं। 4 तरीके कौन कौन से? जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये ड्रग है, इसको अंदर पहुंचाना है। तो कौन कौन सा तरीका है? या तो पैसिव डिफ्यूजन से पहुंचा सकते हैं, या फैसिलिटेड डिफ्यूजन से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, या फिर इंडोसाइटोसिस से। आ गई बात समझ में? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी थ्रू ड्रग को पास करवाना। कैसे पास करवाते हैं? इसमें पाफे सुना है ना? पाफे, PAFE। P से पैसिव डिफ्यूजन, A से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, F से फैसिलिटेड डिफ्यूजन और E से इंडोसाइटोसिस। ट्रिक याद रखना, पाफे पाफे याद रखोगे। P से पैसिव डिफ्यूजन, A से एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप सभी लोगों को इस तरह से नोट्स बना लेना है। पैसिव डिफ्यूजन में ड्रग कैसे जाती है ये पता करेंगे, फैसिलिटेशन में कैसे जाती है, उसके बाद फिल्ट्रेशन में कैसे जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे जाती है और इंडोसाइटोसिस में। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसका मतलब जहां पे कोई चीज आसानी से पास हो जाए, कोई भी पैसा रुपया या एनर्जी ना लगे। यदि पास कराने में कोई भी न पैसा नहीं लग रहा है, जैसे हमें किसी को पास करवाना है, बॉर्डर क्रॉस करवाना है और हमें कोई पैसा ना लगे, ऐसी चीज पास करवा दें, भैया कह देगा चलो जिसको तो हम ऐसे ही ले जाएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें पैसा लगता है, पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई, लेकिन जिसमें पैसा लगता है, जो बंदा एक्टिव है, बोला नहीं बाबा मुझे तो पैसे चाहिए, उसको बोलते एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये 2 प्रकार के मेनली होते हैं जिसको अपन 3-4 भागों में बांट देते हैं। जैसे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें आता है पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन यानी इसमें भी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, और तीसरा आता है फिल्ट्रेशन। याद रखना पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता पैसिव डिफ्यूजन, PFF, ठीक है ना। पप्पू फेल हो गया। कितने बार फेल हुआ पप्पू? 2 बार फेल हुआ। क्यों भैया फेल हो गया? क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया था। तो पैसिव डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन है, ड्रग मूव डायरेक्ट थ्रू द लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी जो भैया लिपिड से प्यार करते पहुंच जाएगी अलोंग कंसंट्रेटेड ग्रेडिएंट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। एग्जांपल में स्टेरॉइड है, हार्मोन है, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया वगैरह हो जाते हैं। डाउन द ग्रेडिएंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जहां पे मात्रा ज्यादा है वहां से कम की ओर जाना है, तो कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। जैसे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, पार करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं। और फैसिलिटेड में ड्रग मूव्स थ्रू द कैरियर प्रोटीन, उसमें कुछ हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है अमीनो एसिड की बनी, उसके थ्रू जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अलोंग जाता है, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब क्या है, ये आपका सैचुरेटेबल प्रोसेस होती है, यानी स्थिर प्रोसेस होती है। इसका एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड। याद रखना पैसिव डिफ्यूजन का एग्जांपल कौन कौन सा है? स्टेरॉइड है, आपके हार्मोन्स हैं, आपके एनेस्थीसिया हैं।
और आपके जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आप जैसे ग्लूकोज ले रहे हो, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स वगैरह। फिल्ट्रेशन में ड्रग मूव थ्रू एक्वस पोर्स, जो हमारे क्या सेल मेम्ब्रेन में एक्वस यानी पानी के पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं, उनके थ्रू जाती है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो। जो भी लो से हाई में जाएगा उसको पैसा लगेगा, और जो हाई से लो में जाएगा उसको पैसा नहीं लगेगा। ये बात दिमाग में रख लेना, जो हाई से लो में जाएगा वहां पैसा नहीं लगना है, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जहां पैसा नहीं लगे उसे पैसिव, यानी जो पैसे वाले हैं, जो हाई से लो में जा रहे हैं, यानी सेल के बाहर उसकी मात्रा ज्यादा है, अंदर जाना है, कोई भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेल के बाहर वो चीज कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, तो कम से ज्यादा में जाना है तो भैया पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू हरदम क्या रहती है, कम रहती है। तो फिल्ट्रेशन में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड, जैसे वाटर है, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब फिल्ट्रेशन के थ्रू चले जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है भैया, ड्रग मूव्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जो हाई से लो की ओर जाता है, उसके अगेंस्ट यानी लो से हाई की ओर जाएगी। इसमें भैया पैसे की जरूरत है, मैं पहले बोल चुका हूं, ए फॉर एक्टिव और ए फॉर एटीपी, जिसमें याद रखना ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, ऐसे ट्रैक बना लेना, ए फॉर एक्टिव और ए फॉर एटीपी। यानी अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो समझ लो एटीपी लगेगा डबल ए फॉर एक्टिव और ए फॉर एटीपी। कैरियर मेडिएट होता है स्टेबल प्रोसेस, एग्जांपल आयोडीज हो गया, लीवोडोपा, डोपामाइन, ये सब आते हैं ना। इंडोसाइटोसिस में बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है, ड्रग इनगल्प यानी सीधे गुटक ली जाती है, जैसे ये प्रोसेस है, ठीक है ना। एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, जैसे विटामिन B12 के कैप्सूल है, इंसुलिन है, कुछ प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या करते हैं, इंडोसाइटोसिस। आपकी जीपैट्स फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि विटामिन B12 हमारे सेल मेम्ब्रेन को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंडोसाइटोसिस में उसने नाम डाल दिया, पहला लिख दिया स्टेरॉइड, दूसरा लिख दिया वाटर, तीसरा लिख दिया लीवोडोपा, चौथा लिख दिया विटामिन B12। तो क्या आंसर दोगे भैया, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। तो इसका आंसर होगा विटामिन B12, ठीक है ना। इस तरह से अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। याद रहा, पाफे याद रहा, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिलेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन और इंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, याद रहेगा ना। मेम्ब्रेन, पैसिव डिफ्यूजन याद रहा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, ज्यादा है और यहाँ पे जाने में कम है, तो यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गया पैसिव। फैसिलिटेड में ये आपको क्या देखेंगे, कैरियल देखेंगे, जिसमें मेडिएटेड होते हैं, इसमें कैरियर में बाइंड होकर के इस साइड से तुम्हें इस साइड पहुंचा दिया जाएगा। ड्रग मूव डायरेक्टली लिपिड बाई लेयर अलोंग कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। फिल्ट्रेशन में सीधे क्या हो जाएगा, मूव थ्रू एक्वस पोर्स। यहाँ पे एक्वस मतलब जहां भी एक्वस शब्द आता है उसका मतलब समझ लो पानी, एक्वस के पोर्स पाए जाते हैं, वहां से ड्रग आ जाती है। इसमें कैरियर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पैसिव डाउन द ग्रेडियंट, मोस्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन बाई पैसिव डिफ्यूजन। आयोनाइज्ड पोलर लार्ज मॉलिक्यूल रिक्वायर कैरियर प्रोटीन और एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये चीज आपको दोबारा से मैंने एक बार और डाल दी है, तो ये आप बना लीजिएगा। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, अब एक करके समझते हैं। पैसिव मतलब जो पास होने की कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। एक्टिव याद रखना, जिसमें पैसे लगते हैं। पैसिव डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, किसी भी एनर्जी के बिना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्च नहीं है, एटीपी का खर्च इसमें नहीं होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ड्रग मॉलिक्यूल, इसका देखो कंसंट्रेशन यहाँ ड्रग के मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा है, बाहर अंदर कम है, तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे। आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूज थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लो कंसंट्रेशन एरिया यहाँ पे है, हाई कंसंट्रेशन एरिया कहाँ पर है, ऊपर आपको दिख रहा है हाई कंसंट्रेशन। डायग्राम में आपको सब चीजें
क्रिस्टल क्लियर है। डिफ्यूजन कंटिन्यू विथ अंटिल, जब तक दोनों की मात्रा बराबर नहीं होगी तब तक ये अंदर मतलब बाहर की चीजें अंदर आती रहेंगी। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। नो कैरियर प्रोटीन रहता पैसिव में, लेकिन फैसिलिटेटेड में कैरियर रहेगा। नो सेलेक्टिव एंड नॉट सैचुरेबल प्रोसेस, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म। डाइजेपाम आपका प्रोपेनालोल, डाइजेपाम किस कैटेगरी की ड्रग है कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रोपेनालोल किस कैटेगरी की ड्रग है, फिनोबार्बिटोल किस कैटेगरी, ये सारी ड्रग किस कैटेगरी की है कमेंट सेक्शन में बताने वाले को 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग पैसिव डिफ्यूजन, लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर लिपिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी भैया तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो बाइलेयर है किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भैया डिफ्यूजन बढ़ेगा। परफेक्ट है, मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ेगी, अगर थिकनेस बढ़ जाएगी तो थोड़ी समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए डिफ्यूजन क्या हो जाएगा भैया, डिफ्यूजन कम हो जाएगा। खुद कॉन्सेप्ट लगाओ ना, अगर कोई चीज़ मोटी होगी तो उससे पार करवाना कठिन है, थोड़ा सा ज़्यादा समय कंज्यूमिंग है, अगर पतली है तो कंज्यूमशन कम हो जाएगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अनआयोनाइज्ड यानी जिसमें आयोनाइजेशन नहीं होता है इजिली डिफ्यूज हो जाएंगे। आयोनाइज्ड भैया तो कैरियर की जरूरत होगा, डिफ्यूजन स्लो होगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अगर आयोनाइज्ड ड्रग है तो उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा कि अनआयोनाइज्ड ड्रग का डिफ्यूजन, ये फिक्स लॉ में भी समझाया है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली कैसे बढ़ता है, सरफेस एरिया इंटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर ये तीनों चीजें बढ़ जाती हैं और मेम्ब्रेन की थिकनेस कम से कम रहे। याद रखना क्या क्या बढ़ाना है, सरफेस एरिया बढ़ जाए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाए, आपकी लिपिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाए, यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा ड्रग होगी इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, उससे मेम्ब्रेन की थिकनेस से भाग दोगे तो उतना, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ने पर ये चीजें बढ़ेंगी और थिकनेस क्या होगी, कम होगी। और रेट ऑफ डिफ्यूजन कब कम होगा, जब ये चीजें कम हो जाए ऊपर वाली और नीचे वाली क्या हो जाए, मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाए, तो आपका डिफ्यूजन मतलब फैलाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। पैसिव डिफ्यूजन मैंने बता ही दिया था, एक बार और देख लीजिए इसको 3D स्ट्रक्चर में देख लीजिए। ड्रग प्रेजेंट एब्जॉर्प्शन साइट GIT टिश्यू फ्लूइड, प्रेजेंट एब्जॉर्प्शन साइट पे ड्रग डिजॉल्व इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, ड्रग मॉलिक्यूल रीच सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल फ्लूइड में पहुंच गई। इस ड्रग लिपिड सॉल्युबल, अगर यस तो ड्रग डिफ्यूज थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन अलोंग कंसंट्रेशन हाई टू लो, अगर नो तो डिफ्यूज वेरी स्लो हो जाएगा। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो आसानी से पहुंच जाएगी, इसलिए हम जब ड्रग बनाते हैं तो प्रयास करते हैं कि ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की कम हो, हाइड्रोफोबिक नेचर की हो, यानी ड्रग लिपिड सॉल्युबल हो। अनआयोनाइज्ड ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन इजिली, अगर आयोनाइज्ड है तो दिक्कत जाएगी इनसाइड द सेल, ब्लड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्यूजन कंटिन्यू अंटिल इक्विलिब्रियम, जब तक डिफ्यूजन होता रहेगा जब तक इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जो ऊपर देखिए स्पष्ट, ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। अगर हाई और लो दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी ऊपर वाला क्या है, हाई कंसंट्रेशन है और नीचे वाला लो कंसंट्रेशन है, दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें पैसिव डिफ्यूजन में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये देखो लिखा है। मूव्स अलोंग कंसंट्रेशन हाई, देखो यहाँ पे हाई से लो, लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूज इजिली, बार बार बता रहे, अनआयोनाइज्ड फॉर्म क्रॉस इजिली, आयोनाइज्ड क्रॉस पुअरली, इक्विलिब्रियम रीच्ड फाइनली, जब तक इक्विलिब्रियम मतलब दोनों के बीच की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। लिपिड सॉल्युबिलिटी बता दी। रोल ऑफ आयोनाइजेशन, वीक एसिड ड्रग, एसिडिक मीडियम में आयोनाइजेशन कम होगा, बेटर ऑब्जॉर्प्शन होगा,
एल्काइन नेचर में क्या होगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, यानी एसिडिक नेचर की ड्रग जल्दी घुल जाएगी, पुअर नेचर और एल्कलाइन नेचर की बाद में घूमेगी। याद रहेगा, फ्लिक लॉ आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने पहले भी बताया था। क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो वाला जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहलाता है, हाई से लो, लिपिड सॉल्युबिलिटी अपान में मेम्ब्रेन की थिकनेस। याद रहेगा, क्या याद रहना ही चाहिए। पैसिव डिफ्यूजन ड्रग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दवा ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग आर फॉरेन सब्सटेंस जैसे जीनोबायोटिक्स। स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म, अधिकतर ड्रग के ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्य मैकेनिज्म है, क्योंकि ड्रग शरीर को प्राकृतिक पदार्थ नहीं, इसलिए इसे जीनोबायोटिक विदेशी पदार्थ कहा जाता है। शरीर में जो सिस्टम पहले से मेटाबोलाइट को हैंडल करने के लिए बने हैं, वही ड्रग को भी ट्रांसपोर्ट और प्रोसेस करेंगे। सिंपल ड्रग, जहां भीड़ ज्यादा होती है लोग अपने आप बाहर निकलते हैं, ये ड्रग आपको समझ के रखना है। pH, most drug are weak electrolytes, their ionization is pH dependent, ठीक है ना। completely alkaline pH, I scale change in pH cause, अधिकांश दवा क्या होती, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट होती है, अर्थात उनका आयनन पीएच पर निर्भर करता है। इसके विपरीत मजबूत इलेक्ट्रोलाइट लगभग पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। पीएच स्केल में एक इकाई परिवर्तन पर आयनीकरण लगभग 10 गुना परिवर्तित हो जाता है। याद रखना, एसिडिक मीडियम अनआयोनाइज्ड बेटर अब्जॉर्प्शन, वीक एसिड एल्कलाइन मीडियम अनआयोनाइज्ड बेटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अनआयोनाइज्ड ड्रग लिपिड सॉल्युबल इजी डिफ्यूजन, आयोनाइज्ड ड्रग नहीं, मतलब आपकी इजीली डिफ्यूज नहीं होगी, बार बार बता चुका हूं। वीक ड्रग मूड स्विंग होता है, पीएच बदलते ही ड्रग बोलती है अब मैं आयोनाइज्ड हो जाऊंगी, इसलिए याद रखो पीएच चेंज होगा तो 10 इंटू आयोनाइजेशन चेंज। लिपिड सॉल्युबल का जो रूल होता है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, इसलिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली क्रॉस हो जाती है। एग्जाम्पल में डाइजेपाम किस कैटेगरी की ड्रग है, मैंने आपसे पूछा था। पैरासीटामोल नेसेड है। थाईपेंट्रोल बताना आपको कमेंट सेक्शन में, ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सी ड्रग कौन सी कैटेगरी की ड्रग है आपके पास में आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। इसके बाद में अब आपको क्या देखना है भैया, अब जैसे क्या है, फिकलॉ है। फिकलॉ को आपको पता ही है, सरफेस एरिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन कौन कौन से हैं, आपके डाइजेपाम, फिनोबार्बिटॉल, प्रोपेनोल, थाईपेंट्रोल, मोस्ट ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेड ड्रग आर ऑब्जर्व बाय दिस मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच फॉर माय वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप लास्ट तक जुड़े होंगे तो आज आपको पैसिव डिफ्यूजन और फार्माकोकाइनेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।